हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मीत उपाध्याय और फिर एक बार आपका स्वागत है आत्मनिर्भर चैनल मैनेज बाय पीएमसीआई में। दोस्तों, आज का वीडियो जो है थोड़ा सा कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है, यानी कि पॉलिटी से रिलेटेड है। आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ पावर ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में। हालांकि पावर ऑफ प्रेसिडेंट के अंदर हम लोग प्रेसिडेंट के बारे में बहुत सी बातें करने वाले हैं, यानी कि उनके इलेक्शंस किस तरह से किए जाते हैं, उनकी कौन सी पावर रहती है। पावर में भी कई तरह की पावर है, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशियरी, फाइनेंशियल, इमरजेंसी, ये सभी पावर्स के बारे में बात करने वाले हैं। और थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में आप लोगों को ये भी दूंगा कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के बारे में, इंडिया का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम किस हिसाब से चलता है उसके बारे में भी मैं बात करूंगा। चलिए देखते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे ये समझना पड़ेगा कि मान लीजिए कि आप किसी स्कूल में हैं या फिर आप किसी कॉलेज के अंदर हैं या फिर आप कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हैं। इस ऑर्गेनाइजेशन को अच्छी तरीके से रन करने के लिए सबसे बड़ा श्रेय जाता है उसके मैनेजमेंट को, क्योंकि जितना बेटर मैनेजमेंट होगा उतना ही सक्सेसफुल हम कह सकते हैं कि वो ऑर्गेनाइजेशन या फिर वो स्कूल या फिर वो कॉलेज रहता है। दोस्तों, अगर आप मानते हो कि स्कूल को मैनेज करने के लिए कई सारे लोगों की जरूरत पड़ती है, जैसे कि टीचर्स हैं, प्रिंसिपल हैं, वाइस प्रिंसिपल हैं, टीचर्स के कोऑर्डिनेटर्स हैं, क्लर्क्स हैं, प्यून्स हैं, ड्राइवर्स हैं, तो एक छोटी सी स्कूल को रन करने के लिए इतना बड़ा स्टाफ अगर हमें चाहिए और इतना अच्छा सा मैनेजमेंट हमें चाहिए, तो दोस्तों आज मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ इंडिया के बारे में। क्या इंडिया, जिसके अंदर वर्ल्ड की सेकंड नंबर की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन यानी कि 140 करोड़ लोग हैं, तो वहां पे भी कुछ ऐसा मैनेजमेंट सिस्टम तो चाहिए ही होगा, ये तो बात जाहिर है। तो इसीलिए हम लोग सबसे पहले समझेंगे यहाँ पे इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन को। इंडिया का एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि किस तरह से इंडिया पूरा मैनेज होता है, किस तरह से इंडिया की प्रॉब्लम्स सॉल्व होती है और इंडिया को रन करने वाले लोग किस तरह से अपॉइंट किए जाते हैं। दोस्तों, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन जैसे आपको दिख रहा है वो ऐसे तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट इज द लेजिस्लेटिव, सेकंड इज द एग्जीक्यूटिव एंड थर्ड इज द जुडिशियरी। यहाँ पे लेजिस्लेटिव का काम होता है लॉ को फॉर्म करना, यानी कि इन शॉर्ट लॉ को बनाना, कोई भी नए नए रूल्स, रेगुलेशंस वगैरह बनाना। अब किसका इसके अंदर एक्चुअल रोल प्ले है, तो प्रेसिडेंट है और दूसरा वाइस प्रेसिडेंट है। हालांकि अभी इतना डिटेल में आपको शायद ना भी समझ में आए, क्योंकि प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट कभी नए रूल्स नहीं बनाते हैं, लेकिन हाँ, इन्हें हम लोग लेजिस्लेटिव में कहेंगे। इसके लिए आपको पूरा प्रोसेस डिटेल में समझना होगा। एग्जीक्यूटिव का मतलब हम लोग ले सकते हैं कि दोज हु एग्जीक्यूट द लॉ, जो क्या करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, एनफोर्स करते हैं लॉ को। और तीसरा जो है वो है जुडिशियरी। जुडिशियरी का मतलब है, जैसे कि आप कह सकते हो, आपके न्यायालय, राइट। न्यायालय की जहां पे हमें न्याय मिलता है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, ट्रिब्यूनल कोर्ट्स हैं, सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं, ये सारे के सारे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स भी ले सकते हैं इसके अंदर, तालुका कोर्ट्स, ये सारी के सारी कोर्ट्स जो हैं वो जुडिशरी के अंदर आएंगी। तो इन शॉर्ट इंडिया का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन इन तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है। आज की वीडियो में हम लोग ज्यादातर बात करने वाले हैं एग्जीक्यूटिव के बारे में। जैसे मैंने आप लोगों को पहले भी कहा कि एग्जीक्यूटिव के अंदर कई अलग अलग रोल प्ले करते हैं, जैसे कि प्रेसिडेंट। अब आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि भाई प्रेसिडेंट का क्या रोल होता है, उनकी क्या पावर होती है। तो चलिए आगे देखते हैं। दोस्तों, एग्जीक्यूटिव के अंदर सबसे मेन इंपॉर्टेंट दो लोग होते हैं। सबसे पहला है प्रेसिडेंट और दूसरे हैं वाइस प्रेसिडेंट। बट व्हाट डू यू मीन बाय एग्जीक्यूटिव? तो जैसे मैंने पहले भी कहा, द वन हु एग्जीक्यूट्स द लॉ, जो लॉ को एग्जीक्यूट करने में, मतलब कि ऑन ग्राउंड्स इन्हें अप्लाई होने पे ध्यान देते हैं। तो इनके दो इंपॉर्टेंट लोग हैं, सबसे पहले जो है वो है प्रेसिडेंट और दूसरे जो है वो है वाइस प्रेसिडेंट। अभी इंडिया के करंट प्रेसिडेंट जो है वो है रामनाथ कोविंद और दूसरे जो है यानी कि वाइस प्रेसिडेंट जो है वो है वेंकट नायडू। सो गाइस, हम लोग अब आगे देखेंगे प्रेसिडेंट की क्या पावर है उसके बारे में। दोस्तों, यहाँ पे अब हम लोग सबसे इंपॉर्टेंटली बात करेंगे एग्जीक्यूटिव के सबसे हेड पर्सन यानी कि प्रेसिडेंट के बारे में। प्रेसिडेंट जो है वो इंडिया के पहले सिटीजन माने जाते हैं, सो ही इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। एंड दूसरा, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल हेड भी हैं, यानी कि हमारा जो संविधान है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसका हेड आप किसे मानेंगे? हमारे प्रेसिडेंट को। दूसरी एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज, जो रियल पावर है वो तो भला प्राइम मिनिस्टर के पास होती है, जो कि है हमारे अभी
नरेंद्र साहब मोदी। तो नरेंद्र मोदी जी के पास एक्चुअल पावर है, उसका रीजन है कि राइट नाउ ही इज द हेड ऑफ रूलिंग गवर्नमेंट। लेकिन प्रेसिडेंट जो है वो किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करते हैं, वो तो नेशन के हेड होते हैं, वो तो कॉन्स्टिट्यूशन के हेड होते हैं। तो गवर्नमेंट जो है वो कंट्री को चलाती है, इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है कि रियल पावर इज विद द प्राइम मिनिस्टर, बट कॉन्स्टिट्यूशन के जो हेड हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के जो हेड हैं वो हमारे प्रेसिडेंट माने जाते हैं। दोस्तों अब हम लोग बात करने वाले हैं कि किस हिसाब से प्रेसिडेंट्स की इलेक्शन होते हैं, यानी कि प्रेसिडेंट को किस तरह से चुनाव में प्रेसिडेंट के चुनाव जो है वो किस तरह से होते हैं। आइए देखते हैं प्रेसिडेंट के चुनाव के बारे में। सो गाइस, अंडरस्टैंडिंग द प्रेसिडेंट्स इलेक्शन, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड फ्यू कंडीशंस। प्रेसिडेंट की चुनाव के अंदर कुछ कंडीशंस रखी जाती है कि वही इंसान प्रेसिडेंट बन सकता है जो सबसे पहला कंडीशन फुलफिल करे, यानी कि वो सिटीजन होना चाहिए इंडिया का। सो ही मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। His age must be above 35 years. उसकी जो उम्र है वो 35 साल से ज्यादा होनी चाहिए। He is not allowed to hold he is not allowed to hold member of any profit making office of a government. दोस्तों, गवर्नमेंट की कई सारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं और ये किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर ना तो हेड की पोजीशन पे, ना ही उसमें कोई भी मेंबर की पोजीशन पे एक्टिव होनी चाहिए, क्योंकि होता यह है कि प्रेसिडेंट से सारी चीजें पास ऑन होके ही आगे बढ़ती है। सो प्रेसिडेंट इज हैविंग ऑल द इंफॉर्मेशन। तो ये अगर किसी डिपार्टमेंट के हेड हैं या फिर किसी प्रॉफिट मेकिंग डिपार्टमेंट के मेंबर हैं, तो इससे हो सकता है कि उस डिपार्टमेंट को इनसे काफी ज्यादा फायदा मिले। तो यहाँ पे एक लॉ ये बनाया गया है कि वो किसी भी प्रॉफिट मेकिंग जो ऑफिस होगी गवर्नमेंट की, उसके अंदर इनका रोल कुछ भी होना चाहिए नहीं। दूसरा, प्रेसिडेंट की चुनाव के अंदर वोटिंग कहाँ से होती है? तो जनरली हमें पता है कि भाई प्राइम मिनिस्टर चुने जाएं या फिर जब एमपी चुने जाते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुने जाते हैं, तो पीपल वोट देते हैं। वोटिंग का काम जो है वो लोगों का है। पर प्रेसिडेंट में कुछ ऐसा नहीं होता है। प्रेसिडेंट के अंदर इनडायरेक्ट लोग, यानी कि लोगों ने जिन लोगों को चुना है, जो एक्टिव मेंबर्स को चुना है, वो मेंबर्स प्रेसिडेंट के इलेक्शंस के दौरान वोट देते हैं। सो द वोटिंग फॉर द प्रेसिडेंट इज डन बाय द राज्य सभा, इट मींस द मेंबर ऑफ राज्य सभा, मेंबर्स ऑफ लोक सभा एंड द मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ द स्टेट। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि ये जो अपर हाउस है उसके अंदर चुनाव होंगे, लोअर हाउस है लोकसभा के, वहां पे भी वोटिंग होगी, और लेजिस्लेटिव काउंसिल जैसे हम लोग कहते हैं ना विधानसभा, वहां पे स्टेट के अंदर भी वोटिंग होगी, और इसी से प्रेसिडेंट जो है वो चुने जाते हैं। इनकी टर्म जो रहती है, इनकी टर्म 5 इयर्स की रहती है, यानी कि ये 5 साल तक अपनी पार्टी रूलिंग में रह सकते हैं। हो सकता है कि एक बार अगर इनकी टर्म खत्म हो जाए तो ये री इलेक्ट भी हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए फिर से जो वोटिंग है वो उन्हें करनी ही पड़ेगी, यानी कि फिर से इलेक्शंस तो होंगे ही। नेक्स्ट, मूविंग टुवर्ड्स द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। गाइस, यहाँ पे अब हमें समझना होगा कि भाई प्रेसिडेंट के पास कौन सी पावर्स हैं, क्योंकि हमने ऑलरेडी प्रेसिडेंट को फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया जो कह दिया है, और साथ ही में हमने उसे कॉन्स्टिट्यूशनल हेड भी कह दिया है। तो प्रेसिडेंट की जो पावर है वो बेसिकली 5 पार्ट्स में डिवाइडेड है: लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी, फाइनेंशियल एंड फिफ्थ द इंपॉर्टेंट थिंग इज द इमरजेंसी। जब जब इमरजेंसी लागू होगी तो भी इनकी पावर जो है वो एक्टिव हो जाएगी। हम लोग एक के बाद एक देखेंगे और प्रेसिडेंट की पावर को समझने का ट्राई करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यहाँ पे एग्जीक्यूटिव पावर के बारे में। एग्जीक्यूटिव, मैंने कहा था पहले भी आपको कि जो कोई भी लॉ को एनफोर्स करने में मदद करता है, यानी कि एग्जीक्यूट करने में मदद करता है, उसे हम लोग एग्जीक्यूटिव कहते हैं। सो एग्जीक्यूटिव पावर में सबसे पहले आएगा कि प्रेसिडेंट के पास इतनी पावर होती है कि वो खुद पीएम को सिलेक्ट कर सकते हैं, यानी कि नरेंद्र मोदी जी को सिलेक्ट किसने किया होगा? रामनाथ कोविंद ने। उसके बाद में यूनियन मिनिस्टर्स में हम लोग इनको एमपी भी कह सकते हैं, मेंबर ऑफ अ पार्लियामेंट। ठीक उसी तरह से स्टेट गवर्नमेंट के जितने भी जजेस होंगे, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट, सॉरी यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक थी, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजेस भी जो हैं वो एग्जीक्यूटिव पावर के आई मीन प्रेसिडेंट के द्वारा, यानी कि प्रेसिडेंट की एग्जीक्यूटिव पावर के द्वारा ही इन्हें सिलेक्ट किया जाता है। इसके बाद में लिखा गया है कंट्रोलर एंड द ऑडिटर जनरल, यानी कि इसको शॉर्ट में कहेंगे हम लोग CAG। बेसिकली सीएजी क्या है, बहुत कम लोगों को यह पता होता है। सीएजी का फुल फॉर्म है कंट्रोलर ऑडिटर जनरल। बेसिकली इनका काम ये रहता है कि ये
फाइनेंशियल सभी चीजों को ये मैनेज करते हैं, यानी कि ये कंट्री के फाइनेंशियल मैनेज के हेड होते हैं, राइट। यानी कि अगर स्टेट के अंदर या फिर किसी भी यूनियन के अंदर जो भी पैसा यूज होता है उसकी ऑडिट निकालने का काम जो है वो इस डिपार्टमेंट को दिया जाता है। ये हम कह सकते हैं कि यूनियन गवर्नमेंट की ही एक बॉडी है। प्रेसिडेंट की पावर में अगर वापस आए तो ये अटर्नी जनरल का मतलब होता है वो इंसान कि जो लॉ का हेड होता है, यानी कि हेड की जगह पे हम लोग इसको एडवाइजर कह देंगे, लॉ एडवाइजर ऑफ यूनियन गवर्नमेंट। तो जिसकी भी केंद्र सरकार है, जिसकी भी यूनियन गवर्नमेंट है, उस यूनियन गवर्नमेंट को लॉ के बारे में एडवाइस करना, लॉ एंड ऑर्डर के बारे में एडवाइस करना, ये काम रहता है अटर्नी जनरल का। फिलहाल हमारे जो अटर्नी जनरल है वो है वेणुगोपाल, के वेणुगोपाल। तो ये होती है सब प्रेसिडेंट्स की पावर। एंड द लास्ट वन, मेंबर ऑफ द यूपीएससी, यानी कि जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो है, इनके मेंबर्स को सिलेक्ट करने का भी काम किसका रहता है? प्रेसिडेंट का। आगे देखते हैं, प्रेसिडेंट की पावर में वो कहा गया है कि दैट ही इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म्ड फोर्स। दोस्तों हमारे पास जितनी भी फोर्स है, जैसे कि 3, नेवल फोर्स, एयर फोर्स एंड द मिलिट्री, लैंड, फुट सोल्जर्स वाली, इन तीनों का जो हेड रहते हैं वो कौन रहते हैं? हमारे प्रेसिडेंट साहब, राइट। तो इनके पास ये पावर एग्जीक्यूटिव के अंदर आती है। दूसरा, ऑल द फॉरेन कंट्री ट्रीटी इज डन इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट। मान लीजिए कि इंडिया ने किसी भी नेशन के साथ, फॉर एन एग्जांपल फ्रांस के साथ राफेल का डील किया है, क्योंकि हमें राफेल जेट चाहिए, तो ये एक फॉरेन ट्रीटी हो जाएगी। तो यहाँ पे ये जो डील होगी इंडिया के अंदर फ्रांस के थ्रू, तो वो भी किसके नेम पे, किसके बिहाफ पे होगी? तो वो भी प्रेसिडेंट के बिहाफ पे होगी। तो ये सारे एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं जो एक प्रेसिडेंट के पास रहते हैं जब वो एक प्रेसिडेंट बनता है तब। ये सारे एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं। आगे देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों हमें यहाँ पे बताया गया है लेजिस्लेटिव पावर के बारे में। अब ये जो लेजिस्लेटिव पावर जो है उसका मतलब क्या होता है? तो पहले तो मैं बता दूं कि लेजिस्लेटिव पावर का मतलब होता है कि जो लॉ फॉर्म करते हैं। एक बार फिर से याद रखिएगा, एग्जीक्यूटिव का काम होता है लॉ को एग्जीक्यूट करना, एनफोर्स करना, यानी कि लागू करना। लेकिन लॉ को बनाने का काम तो लेजिस्लेटिव ही करता है। अब इसके अंदर लेजिस्लेटिव के अंदर कई सारे लोगों को इंक्लूड किया गया है, जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आप लोगों को कहा। लेकिन यहाँ पे इसके अंदर प्रेसिडेंट की पावर क्या रहती है? तो प्रेसिडेंट की पावर होती है कि वो डिसॉल्व कर सकते हैं, ऑर्डर दे सकते हैं और डिसकंटिन्यू भी कर सकते हैं। किसको? पार्लियामेंट को। यानी आपको पता होगा कि कोई भी लॉ जो है वो पार्लियामेंट में ही बनता है, या तो अपर हाउस के अंदर या तो लोअर हाउस के अंदर। लेकिन इसको ऑर्डर देना, डिसॉल्व करना या फिर डिसकंटिन्यू करना, वो काम किसका है? वो काम या फिर वो पावर जो है वो प्रेसिडेंट की है। इसके अलावा लेजिस्लेटिव पावर के अंदर प्रेसिडेंट के पास 12 राज्यसभा मेंबर्स को अपॉइंट करने की भी अथॉरिटी रहती है। इसके अलावा कोई भी बिल, यानी कि आप लोगों ने शायद पढ़ा होगा कि बिल जो है वो ही आगे जाके लॉ बनता है। लेकिन ये बिल तब तक लॉ नहीं बन सकता जब तक उसके ऊपर प्रेसिडेंट के सिग्नेचर्स नहीं हो जाते। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट अथॉरिटी, एक इंपॉर्टेंट पावर प्रेसिडेंट को मिलती है। इसके अलावा ये ऑर्डिनेंस पास करते हैं जब कोई पार्लियामेंट नहीं होती है। मतलब मान लीजिए कि फॉर एन एग्जांपल अभी देश के अंदर इमरजेंसी घोषित कर दी गई है, और इमरजेंसी घोषित करने के दौरान प्रेसिडेंट्स रूल आ जाता है। यानी कि इसके अंदर कोई भी पार्टी जो है वो रूल नहीं कर पाती, वही कोई गवर्नमेंट रूल नहीं कर पाती सिवाय प्रेसिडेंट के। तो मान लीजिए कि कोई पार्लियामेंट है ही नहीं, किसी ने अपनी मेजोरिटी साबित नहीं की है, तो यहाँ पे हमारे प्रेसिडेंट साहब ही सारे ऑर्डिनेंस पास करेंगे, यानी कि ऑर्डर्स पास करेंगे। यहाँ तक कि इमरजेंसी जो है वो भी प्रेसिडेंट के नेम के अंडर, यानी कि प्रेसिडेंट ने इमरजेंसी घोषित की है, ऐसा कोई भी रूलिंग गवर्नमेंट अनाउंस कर सकती है। तो भले इमरजेंसी एग्जीक्यूट की गई रूलिंग गवर्नमेंट द्वारा, बट ऑन द नेम, ऑन द बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के पास ये भी पावर रहती है कि वो कंबाइन कर सकते हैं दोनों ही हाउसेस को, दोनों हाउसेस यानी कि अपर हाउस और लोअर हाउसेस को। लेकिन ये कब किया जाता है? तो इलेक्शंस के बाद। मान लीजिए कि लोकसभा के इलेक्शंस हुए, केंद्र सरकार के इलेक्शंस हुए, और इसके अंदर जब मेजर पार्टी जो भी बनेगी, जिसको भी ज्यादा बहुमत मिलेगा, तो यहाँ पे लोअर हाउस और अपर हाउस ये दोनों ही साथ, एक साथ मिलते हैं एक बार और उसे एड्रेस करते हैं हमारे प्रेसिडेंट। यहाँ तक कि हर साल, जैसे कि पार्लियामेंट के अंदर सेशंस होते हैं, विंटर सेशन, मानसून सेशंस, समर सेशंस। तो यानी कि ये जो पूरा साल ये सेशंस जब शुरू होने वाले होते हैं, तो इसके स्टार्टिंग में ही प्रेसिडेंट एक बार आके इस हाउस को एड्रेस कर लेते हैं। तो शुरुआत के मतलब कि साल के शुरुआत में ही प्रेसिडेंट आके इन्हें संबोधित
कर लेते हैं। ये सारे के सारे पावर्स हो गए लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ अ प्रेसिडेंट। अब हम लोग देखेंगे आगे जुडिशियल पावर के बारे में। दोस्तों जैसे कि मैंने बताया जुडिशियल पावर के बारे में, जुडिशियरी के अंदर हम लोग इसको जुडिशियरी के नाम से भी जानते हैं। जुडिशियरी के मतलब न्यायालय, राइट। न्यायालय का मतलब हम लोग कह सकते हैं कि जहां पे हमें जस्टिस मिलता हो, यानी कि इसके अंदर तो हमारा सुप्रीम कोर्ट आ जाएगा, इसके अंदर तो सारे स्टेट्स के हाई कोर्ट आ जाएंगे वगैरह वगैरह। तो सबसे पहली बात सुनते हैं कि यहाँ पे हाई कोर्ट का जज यानी कि CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो कि अभी हैं हमारे अरविंद बोबड़े, राइट। ये अरविंद बोबड़े साहब को किन्होंने अपॉइंट किया होगा? तो ये भाई साहब ने, यानी कि हम कह सकते हैं प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ने। लेकिन जुडिशियल पावर क्या रहती है हमारे प्रेसिडेंट के साथ वो देखते हैं। तो ही इज नॉट मैंडेटरी टू आंसरेबल टू एनी कोर्ट इंस्टेड ऑफ इम्पीचमेंट। मतलब कि जब तक हमारे प्रेसिडेंट साहब रूलिंग में है तब तक कोई भी कोर्ट, ना सुप्रीम कोर्ट, ना हाई कोर्ट, ना ही कोई ट्रिब्यूनल कोर्ट, कोई भी इसके इनके सामने कोई केस कर सकता नहीं है। और जरूरी भी नहीं है कि प्रेसिडेंट उनका आंसर दे तब तक जब तक उनके ऊपर इम्पीचमेंट का केस ना लगाओ। इम्पीचमेंट मतलब हम लोग कह सकते हैं कि इनके ऊपर करप्शन के चार्जेस या फिर देशद्रोह के चार्जेस इनके ऊपर लगाए गए हों तब तक। अगर देशद्रोह के चार्जेस लगाए जाएंगे, इम्पीचमेंट के चार्जेस लगाए जाएंगे, तो यहाँ पे इन्हें लोकसभा के अंदर बुलाया जाएगा और वहां पे वो अपनी सिफारिश देंगे। हालांकि इम्पीचमेंट का केस जो है वो अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर एक बार लागू हुआ था, लेकिन उसके रिजल्ट्स जो थे वो कंट्रोवर्शियल थे। आगे देखते हैं, ही कैन विड्रॉ और रिवोक और चेंज एनी डिसीजंस टेकन बाय द कोर्ट। यहाँ पे कह सकते हैं कि प्रेसिडेंट के पास इतनी पावर रहती है, कितनी पावर कि वो अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई भी डिसीजन दिया है, हाई कोर्ट ने कोई भी डिसीजन दिया है, या फिर उसके भी लोअर कोर्ट्स ने कोई भी डिसीजन दिया है, वो उसे रिवोक कर सकते हैं, यानी कि वो उसे चेंज कर सकते हैं। जैसे कि निर्भया केस अगर आप लोगों को याद होगा, तो निर्भया केस जो दिल्ली के अंदर हुआ था उसके अंदर भी ऐसा ही था कि उसके अंदर जो एक गुनहगार था वो माइनर में गिना जाता था, और उसी के जो डिफेंस लॉयर्स थे उन्होंने प्रेसिडेंट को, आखिर जब उन्हें फांसी दी जाने वाली थी, तो उनको लेटर लिखा था प्रेसिडेंट को कि आप सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है, हाई कोर्ट का जो डिसीजन है, आप उसे रिवोक कर सकते हैं। लेकिन प्रेसिडेंट ने इसके अंदर कोई रिस्पॉन्ड नहीं दिया था और फाइनली उसे फांसी हुई थी। आगे देखते हैं दोस्तों फाइनेंशियल पावर के बारे में। दोस्तों फाइनेंशियल पावर ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में देखें तो प्रेसिडेंट जो है वो हर साल जो बजट रिलीज होता है पार्लियामेंट के अंदर, वो भी उन्हीं की निगरानी के अंदर होता है, यानी कि वो इंसिस्ट करते हैं कि बजट पूरे देश के लिए बनाया जाए। दूसरा, कोई भी मनी बिल जो है वो उनकी अप्रूवल के बिना, यानी कि आगे जैसे हम लोगों ने बात किया कि कोई भी बिल लॉ नहीं बन सकता जब तक उसके ऊपर हमारे प्रेसिडेंट साहब के सिग्नेचर, हस्ताक्षर ना हो जाए। तो उसी तरह से अगर मनी से जुड़ा हुआ कोई भी बिल है तो वो तो डेफिनेटली यहाँ पे विदाउट दी अप्रूवल ऑफ अ प्रेसिडेंट वो एग्जीक्यूट हो सकता नहीं है। दूसरी चीज, ये यहाँ पे फाइनेंशियल कमीशन टू डिस्ट्रीब्यूट टैक्स बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट, तो यानी कि फाइनेंशियल कमीशन को अपॉइंट करने का और यूनियन के अंदर और स्टेट के अंदर कितना कितना टैक्स भेजने का, वो काम भी यहाँ पे हमारे प्रेसिडेंट भाई साहब ही करते हैं। हालांकि इससे जुड़ा हुआ एक पॉइंट जो हम लोगों ने आपको बताया आगे, वो था ऑडिटर जनरल, यानी कि जिसके डिपार्टमेंट के बारे में मैंने आपको बताया, सी ए जी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो इनको अपॉइंट करने का काम जो है वो भी प्रेसिडेंट करते हैं, और वैसी तरह से यहाँ पे फाइनेंशियल कमीशन को अपॉइंट करने का और टैक्स को डिस्ट्रीब्यूट करने का यूनियन और स्टेट का काम भी किसका है? प्रेसिडेंट का। दोस्तों अब लास्ट जो पावर मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूं वो है इमरजेंसी की पावर। दोस्तों इमरजेंसी पावर मतलब क्या? आप लोगों ने सुना होगा कि इंदिरा गांधी की सरकार में, जब इंदिरा गांधी की सरकार थी तब पहली बार इमरजेंसी घोषित की गई थी। अब इमरजेंसी जो है इसका मतलब यही होता है कि भी देश के अंदर जो नॉर्मल एक्टिविटीज डे टू डे चलती है उन्हें स्टॉप कर दिया जाए, और जो बहुत जरूरी है या फिर जिसके ऊपर गवर्नमेंट अलाउड करती है वही को लागू किया जा सकता है, बट अकॉर्डिंग टू दी कंडीशंस। तो इमरजेंसी पावर जो है वो सिर्फ और सिर्फ किसके पास रहती है? प्रेसिडेंट के पास। भले रूलिंग पार्टी उसे एग्जीक्यूट करे बट इट मस्ट बी ऑन द बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट की अप्रूवल के बिना ये नहीं हो सकता। तो इमरजेंसी तभी बुलाई जा सकती है बाय अ प्रेसिडेंट जब कोई एक्सटर्नल फोर्स, मतलब कि मान लो कि अगर पाकिस्तान ने
इंडिया के ऊपर हमला कर दिया, तो उसे हम लोग एक्सटर्नल फोर्स कहेंगे, तब इमरजेंसी घोषित हो सकती है। दूसरा, कोई इंटरनल रिबेल हो गया, मतलब कि मान लीजिए कि अभी जैसे वो फार्म बिल्स के बारे में चल रहा है, तो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, चंडीगढ़, गुजरात, इन सभी से जो फार्मर्स जा रहे हैं दिल्ली और प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अगर ये प्रोटेस्ट बहुत ही ज्यादा तक आगे बढ़ गया तो हम इसको कहेंगे इंटरनल रिबेल। यहाँ तक कि जो नक्सलवाद जो है वो भी यहाँ पे क्या कर रहे हैं, रिबेल। रिबेल का सिंपल सा मतलब होता है जब आप अपनी ही देश की सरकार के सामने लड़ाई लड़ रहे हो, तो उसे हम लोग इंटरनल रिबेल ऐसा जरूर कहेंगे। तो इन चीजों के दौरान इमरजेंसी लागू की जा सकती है बाय प्रेसिडेंट। ब्रेकडाउन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन अ स्टेट, गवर्नर्स रूल। गवर्नर्स रूल तो मतलब कि किसी भी स्टेट के अंदर अगर बहुत ही ज्यादा दंगे हो रहे हैं, जैसे कि आप कह सकते हैं कि 2001 के अंदर गुजरात के अंदर गोधरा कांड हुआ था, राइट। इस गोधरा कांड के दौरान भी यहाँ पे गवर्नर्स रूल लागू कर दिया गया था, तो इसके अंदर भी प्रेसिडेंट का ही हाथ होता है, तो प्रेसिडेंट ही यहाँ पे गवर्नर्स रूल करने की परमिशन दे सकता है। और चौथा, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इज थ्रेटेंड। अगर मान लीजिए कि आपका जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, ये वगैरह वगैरह, ये जो सारी चीजें हैं, जो ये बैरोमीटर्स हैं, अगर ये गलत साबित होते हैं, मतलब कि हमारा देश फाइनेंशियली बहुत वीक हो जाता है, उसके पास इतने ज्यादा पैसे नहीं रहते हैं देश को रन करने के लिए, उस वक्त भी दोस्तों इमरजेंसी जो है ये लागू की जा सकती है। ओके, तो ये सारी हो गई पावर्स बाय द प्रेसिडेंट। आई होप दोस्तों कि आपको इस वीडियो के अंदर सभी चीजों में समझ में आया होगा, चाहे फिर वो प्रेसिडेंट की इलेक्शंस ही क्यों ना हो या फिर प्रेसिडेंट की पावर ही क्यों ना हो। यहाँ पे मैंने कई सारी चीजों को कवर करने का तो ट्राई किया है, बट इससे भी कई ज्यादा डिटेल्ड में इनकी पावर को हम लोग समझ सकते हैं, जिसके बारे में डिटेल वीडियो मैं अगले यूट्यूब वीडियो में बनाऊंगा। लेकिन इसमें आपको कोई भी डाउट्स हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, आप हमें कमेंट कर सकते हैं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको ऐसे कई कई और ज्यादा वीडियोस भी मिलते रहे। आप हमारी जो फेसबुक चैनल, फेसबुक पेज जो है, या हमारा जो इंस्टाग्राम पेज है, उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं, वहाँ अपने सजेशंस, अपनी कमेंट्स भेज सकते हैं। लिंक मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को दिया हुआ है। आप लोगों ने हमारा वीडियो देखा, हमें खुशी हुई दोस्तों। अगली वीडियो तक वेट कीजिए और तब तक के लिए धन्यवाद।